वाशिंगन आए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बुध के रोज़ यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल का दुश्मन एक ही है और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इसराइल मस्ट स्टैंड टुगेदर, उनको साथ रहना चाहिए। उन्होंने अपने खिताब में ईरान से अपनी गुफ्तगू शुरू की और ईरान को उन्होंने एक्सेस ऑफ टेरर कहा, जो कि उनके बकौल इसराइल, अमेरिका और मिडल ईस्ट के लिए एक ख़तरा है। बुध के रोज़ ही जब वो खिताब कर रहे थे तो कैपिटल हिल के बाहर एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा भी हुआ। मुज़ाहरा भी काफ़ी देर तक जारी रहा। कुछ झड़पें भी पुलिस के साथ रिपोर्ट हुई हैं और मुज़ाहिरीन जो है वो पीस का मुतालबा कर रहे थे, सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे थे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में हमास के अटैक का भी ज़िक्र किया, 7 अक्टूबर वाले अटैक का, जिसमें इसराइल के अंदर 1200 शहरी हलाक हुए, 250 को उन्होंने हॉस्टेज लिया, जिसमें से 100 अब भी वहाँ मौजूद हैं। इस स्पीच की क्या अहमियत है, उनका स्टाइल कैसा था, उन्होंने जिस विज़न की बात की गज़ा के फ्यूचर के हवाले से, उस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ पॉलिटिकल मिलिट्री एनालिस्ट नोमान ज़फ़र मौजूद हैं। नोमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस स्पीच में क्या नई बात थी? देखिए, ये स्पीच जिस वक़्त डिलीवर हुई है इटसेल्फ वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तरफ तो यहाँ पे इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं और दोनों जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत हासिल की जाए। और फिर रिसेंटली एक न्यू डेवलपमेंट हुई है जिसमें जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं उन्होंने अपनी जो नॉमिनेशन से दस्तबरदारी का ऐलान जो है ना वो हो रहा है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ इसमें पुरानी ही है जिसमें ईरान का जिक्र जो है ना, देखिए जब भी स्पीच होती है स्पेशली इसराइल की तरफ से, तो ईरान का जिक्र तो लाजमी होता है और ये पहले भी होता रहा है कि उसको कंसिडर किया जाता है कि एज एन एक्सिस ऑफ इवल। तो ये तो चीज़ है, लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है, चांसेस जो लग रहे हैं इंटरनेशनली, हमें लगता है कि शायद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो अगर तो वो जीत जाते हैं तो कंसिडर किया जाता है कि ये इसराइल के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। अगर आपको याद हो तो इट वाज द ये वही वक्त था प्रेसिडेंट ट्रंप का जब इसराइल ने ये फैसला किया था कि अपनी जो एम्बेसी को तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया था, तो इसको सपोर्ट किया गया था यहाँ यूएस के अंदर भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इटसेल्फ अगर हम ये कहें कि कोई तकरीर में कोई नई चीज़ थी, वो तो नहीं है, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह जो हमारे नेतन्याहू साहब हैं उन्होंने ये भी फरमाया कि अब हमें पहले से ज़्यादा यूएस सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर हम मिल के काम करें तो ही सेड के समथिंग न्यू हैपन कि हम जीतते हैं और बाकी लोग हार जाते हैं। अब बाकी लोग कौन हैं, उसमें वो उन्होंने ज़्यादातर ईरान के ऊपर जोर डाला है और जब ईरान की बात आती है तो लाजमी बात है इसराइल सेंसिटिव है अपने बॉर्डर्स के हालात के हवाले से, लेबनान से भी जहाँ पे हिजबुल्लाह मौजूद है, फिर हमास का रोल और फिर हिजबुल्लाह के साथ जब जो ईरान का रिलेशन जोड़ा जाता है, उस हवाले से सारी चीज़ें जब देखते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन इटसेल्फ इनकी जो स्पीच है वो मैं कहूँगा कि हालात के तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमान, जो उन्होंने बात की पोस्ट वॉर विजन की कि गाज़ा में क्या होना चाहिए, उसमें उन्होंने कहा कि डीमिलिटराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन जो है वो अहम है गाज़ा के मुस्तकबिल के लिए। तो ये बात आपके ख्याल में कितनी अहम है और कितने ये मकासद मुस्तकबिल में अचीव होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये तो काफ़ी अरसे से मुतालबा रहा है इसराइल का कि जी डीमिलिटराइज़ किया जाए, रेडिकलाइज़ किया जाए, जो कि इतना कोई आसान चीज़ नहीं है करना। देखिए, ये तो एक पार्टी की बात है। America's support, यहाँ पे दूसरी including in पार्टी this को current अगर हम war. इग्नोर करेंगे क्योंकि उनका भी एक बहुत This अहम is an रोल है। exceptional इस moment. पॉइंट के ऊपर मेरा ख्याल कुछ डिफरेंसेस हैं Fast-tracking U.S. बिटवीन इसराइल military एंड aid यूएसए एज़ वेल can कि dramatically देखिए expedite an end अमेरिका to the जो war है, in Gaza यूएसए जो है, and हमेशा help टू prevent a broader स्टेट war in the सॉल्यूशन की Middle तरफ East. उसको सपोर्ट भी किया In जाता World है, War लेकिन II, इज़राइल अब उस as Britain सॉल्यूशन की fought on the तरफ आने front के लिए lines of तैयार नहीं है। civilization, तो इस बहुत ही Winston इंपॉर्टेंट पॉइंट के Churchill ऊपर appealed दोनों to मुल्कों के अंदर Americans थोड़ा सा खला with मेरे these ख्याल में famous मौजूद है। words: "Give us the लेकिन tools जितनी and आसानी we'll के finish साथ the job." प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने ये Today, प्राइम as मिनिस्टर Israel नेतन्याहू ने ये fights on बात the की front है line कि of बहुत आसानी civilization, के साथ इसको I too डी-रेडिकलाइज appeal कर to दिया जाए America. और डी-वेपनाइज Give कर us the दिया जाए tools और faster डी-मिलिटराइज कर दिया and जाए। we'll finish आई the डोंट job थिंक इतनी faster. आसानी से ये होगा क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज बहुत सारी हैं एरिया के अंदर। इट इज़ नॉट ओनली
यू कैन से The इजराइल day और after we defeat Hamas, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, बहुत a सारे new और Gaza इंटरेस्टेड could पार्टीज emerge. भी हैं जिनका स्टेक है My मौजूद। vision for that तो day मेरा ख्याल है एक is of a मल्टीलेटरल पॉलिसी की demilitarized जरूरत है and और de-radicalized जो Gaza. काफी सारे ममालिक जो Israel हैं does इवन not गल्फ seek to में, resettle राइट नाउ आई Gaza, एम सऊदी but अरेबिया, for the गल्फ के अंदर foreseeable भी future, जो टू we नेशन must सोल्यूशन है, टू retain स्टेट सोल्यूशन जो है, overriding इसको security सपोर्ट किया जाता control है। तो there मेरा to ख्याल है prevent the इसराइल resurgence of शायद threat, to उस ensure तरफ that Gaza आने में भी never थोड़ा, again इनको भी poses टाइम a लगेगा threat to Israel. और जो ये चीज मांग रहे हैं तो इनको मिलने में भी काफी सारा टाइम लगेगा। नौमान, इस स्पीच पर दुनिया की नज़रें भी लगी हुई थी, कुछ तवक्को कर रहे थे कि क्या सीज़ फायर पर नेतन्याहू बात करेंगे या नहीं। इसराइल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ सीज़ फायर का मुतालबा करते हुए, कैपिटल हिल के बाहर मुजाहरे किए गए अमन की बात करते हुए। उनकी स्पीच से आपको क्या लगा कि सीज़ फायर के हवाले से तो बज़ाहिर कोई बात बनती नज़र आई आपको? देखिए, जो डिमांड वो कर रहे हैं सीज़ फायर के हवाले से, मेरा ख्याल है वो इस वक़्त हासिल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमास रेडी है। वो इवन जब आपको याद होगा जब कतर में इजलास हुआ था, इनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमास ने क्लियरली ये कहा था कि जी हम जंगबंदी के लिए भी तैयार हैं और हम अगर हमारी जो पार्टीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं तो हम जो है ना सारे मामलात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसराइल की जो ये कंडीशन है कि पहले सारे जो कैप्टिव्स हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद बात की जाएगी, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल हमास के लिए मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना, बिकॉज मेरा ख्याल उनके पास ये एक टर्म कार्ड है जिसकी बेस के ऊपर वो लोग निगोशिएशंस करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि पहले वो सारे कैप्टिव्स को रिहा कर दें, उसके बाद बैठ के कोई सीज फायर की बात करें। और स्पेशली आप ये माइंड में जरूर रखिएगा कि पॉसिबिलिटी हो भी सकती थी अगर इसराइल इस तरफ जाने के लिए तैयार होता कि या टू स्टेट जो सोल्यूशन है उसके लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए लाजमी बात है जो अदर इंटरेस्टेड पार्टीज है उनका रोल इसमें आम हो जाता है, जिसमें यूएसए बहुत अहम है। अब देखिए, यूएसए के अंदर भी जो पब्लिक ओपिनियन है वो काइंड ऑफ अभी टिल्ट कर रहा है जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है अपना गजा के अंदर। अब आपने देखा यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो स्ट्रीट्स के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मई के अंदर एक पोल कंडक्ट किया गया था, उसमें देखिए 48% जो पार्टिसिपेंट्स थे उस पोल के, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था इसराइल के जो एक्शंस हैं उस गजा के अंदर। ओनली 42% जो नो दे सपोर्टेड दैट। और उसके अलावा 70% जो पार्टिसिपेंट्स थे उस पोल के, उन्होंने यही कहा था कि एज सुन एज जो है सीज फायर होनी चाहिए। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि इसराइल जिस शर्त के ऊपर सीज फायर करवाना चाह रहा है, मेरा नहीं ख्याल है कि हमास इतनी आसानी से उसको मानेगा और वो ये सारे के सारे कैप्टिव्स को रिहा करने के बाद सीज फायर के ऊपर या एग्रीमेंट के ऊपर आने की बात करेगा। नौमान, नेतन्याहू ने अपने एड्रेस में अमेरिका से मज़ीद हथियार मांगे। आपने अभी बात की कि कैसे अमेरिका में भी इस जंग को लेकर डिवाइड पैदा हो रही है और हथियारों के हवाले से भी एक प्रोटेस्ट पाया जाता है कि अमेरिका जो है हथियार फराहम ना करे। और फिर गज़ा में ये जंग जो है 9 महीने से जारी है। फ़लस्तीनियन अथॉरिटीज़ के मुताबिक 40,000 अफराद वहाँ पर हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ये जंग शुरू हुई, जिसमें इसराइल के अंदर 1200 शहरी मारे गए और अब भी 100 से ज़्यादा हॉस्टेजेस हमास के पास हैं। तो क्या अमेरिका, और फिर अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये डिमांड उनकी पूरी करना अमेरिका के लिए मुमकिन है इस वक्त? देखिए, जब ये पूरी एक्टिविटी या आप ये कहें कि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, बेशक हमास की तरफ से जब ये ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके फौरन बाद से हम सब ने देखा कि यूएसए ने खुल के सपोर्ट किया था इसराइल को इस हवाले से। और आपने ये भी देखा कि एंथोनी ब्लिंकन ने 1 से ज़्यादा विजिट्स किए एरिया के, और ये यही शो करना था कि हम लोग इसराइल के साथ हैं। लेकिन उसके बाद से जो इसराइली एक्शंस हैं, खास तौर पे गजा के अंदर, देखिए जिस तरह आपने फरमाया कि अभी तक 40,000 से ज़्यादा जो है ना लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे रहने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज़्यादातर तबाह हो चुका है। फिर जो रेफ्यूजीज एरियाज हैं उनको तबाह कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स, इवन यूनाइटेड नेशन के जो इंस्टॉलेशंस थी उनको तबाह कर दिया गया है। उसके बाद से पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन एज वेल एज डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन जो अमेरिका के अंदर है, वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज्यादा सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हासिल कर पाएंगे और इतनी आसानी के साथ जो भी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आती है उतनी ओपनली उनको सपोर्ट कर पाएगी, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन इज, यू कैन से दैट, डिवाइडेड।
और ज़्यादा वो इंक्लाइंड है कि जी जल्दी से जल्दी सीज़ फायर की जाए ताकि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे बना हुआ है उसको जो है ना मिटिगेट किया जा सके। Oman, thank you so much for your time. प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो अभी वाशिंगटन में मौजूद हैं। जुमेरात को उनकी मुलाकात मुतवक्को है बाइडन के साथ और कुछ और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, और फिर जुमे को वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। और उनका ये दौरा जो है वो बुध को बाकायदा शुरू हुआ उस खिताब से जो उन्होंने यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन के सामने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल का दुश्मन एक है। वीओए उर्दू से मैं थी इरम अब्बासी। ये हमारी खुसूसी कवरेज है जो आपके लिए जारी रहेगी। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।